जो काम राहुल गांधी कर रहे हैं, लोगों के बीच में जा रहे हैं, वैकल्पिक बात कर रहे हैं, उनसे संवाद कायम कर रहे हैं, या अन्य राजनीतिक दलों को भी करना पड़ेगा। निश्चित रूप से सरकार से ये जो आज का जो समूह है और जिस बिना पर इतना पूरा का पूरा आंदोलन खड़ा हुआ, वह सरकार के प्रति असंतोष का परिणाम। एक ऐसा समूह जो सरकार से असंतुष्ट है, वह सरकार से एक बेहतर गतिविधि की या बेहतर निर्णय की अपेक्षा कर रहा है, और विपक्ष के नेता के आह्वान पर उसका समर्थन कर। ऐसे समूह को अगर आप रोकने का प्रयास करेंगे तो उसकी प्रतिक्रिया बहुत गंभीर होगी। जो आयोजन स्थल के आवंटन को रद्द किया गया और फिर दोबारा उसको बहाल किया गया, उसके पीछे केवल जन दबाव है कि 2018 से वो शिक्षक भर्ती की तैयारी कर रहा है और आज तक उसको कोई मौका नहीं मिला। इन युवाओं को हिंदुत्व से कोई मतलब नहीं। हिंदुत्व के नाम पर आप माइनॉरिटी के खिलाफ कोई असंतोष पैदा करना चाहते हैं, ये युवा इसको स्वीकार करने के लिए नहीं तैयार। नमस्कार, मैं हूं संजीव श्रीवास्तव। आप देख रहे हैं 4 PM न्यूज नेटवर्क। दोस्तों, जैन जी की सुनामी और राहुल गांधी का तूफान दोनों ने देश की हुकूमत को हिलाया हुआ है। भारतीय जनता पार्टी, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ समझ नहीं पा रहा है। बहुत डैमेज कंट्रोल की कोशिशें हो रही हैं, लेकिन अब ये जो जैन जी है, ये जो राहुल गांधी हैं, वो किसी भी सूरत में, राहुल गांधी तो वैसे भी इनके हाथ आ नहीं सकती, लेकिन जैन जी को जो अपने पाले में लाने या जो कुछ ये इनके आक्रोश को ठंडा करने की कोशिशें हो रही हैं, वो परवान चढ़ नहीं पा रही हैं। आपने देखा था कि अभी डॉक्टर मोहन भागवत 2 दिन पहले उन जैन जी और जैन अल्फा से रूबरू हुए थे, मुखातिब हुए थे, लेकिन निकला क्या था? और निकलने के अलावा उसके बाद जिस तरह की प्रतिक्रियाएं देश में आई हैं, वो हिला रही होंगी संघ को भी और बीजेपी को निश्चित तौर पर। और अभी राहुल गांधी, जिन्हें बहुत बहुत रोकने की कोशिश हुई कि प्रयागराज कैसे उस कार्यक्रम में पेंचबाजी की जाए, हर्डल्स जैसा हुआ था कि चाहे वो कोटा रहा हो या फिर देहरादून रहा हो, वही सारे प्रयास हुए, लेकिन वो प्रयास वहाँ भी परवान नहीं चढ़े थे। और यहाँ जो प्रयागराज, पहले अनुमति दी, निरस्त की और फिर अनुमति दी गई और प्रोग्राम हो गया है। प्रोग्राम हो जाने के बाद आपने बहुत कुछ देखा है, सुना है। देखिए, भाषणबाजी तो आप लाइव देख रहे होंगे, सुन रहे होंगे, लेकिन वहाँ जो मौके पर क्या माहौल था, किस तरह की स्थितियां थी, और जो जैन जी वहाँ एकत्र हुआ था उसमें किस तरह का उत्साह था, क्या वहाँ वो सोचा जा रहा था, किस तरह का एक निकल कर आ रही थी बातें, उसको समझने, उसको बूझने, उसको जानने के लिए चलेंगे सीधे एक बहुत खास मेहमान सबसे उनको जोड़ना चाहूँगा। देख लिया आपने, पहचान लिया, सुनील शुक्ल साहब हैं, प्रयागराज से सीधे जुड़े। और जो मेरी बात हुई है, सुनील सर कल वहाँ मौके पर थे। सुनील सर ने एक एक नब्ज को टटोला, देखा। तो आपके पास ये रिपोर्ट्स नहीं आएंगी, गोदी मीडिया, मोदी मीडिया तो आपको दिखाएगा नहीं, और बाकी भी कोई इतनी मेहनत करता नहीं है, कोई होती नहीं है। तो मैं सुनील सर की आंखों से ही वहाँ उस मौके का सबसे पहले जो एक दृश्य था, सुनील सर क्या माहौल था, क्या दृश्य था, बातें जो हो रही हैं, प्रतिक्रिया आ रही है, वो तो हम बाद में बात करेंगे, लेकिन उस मौके के माहौल वहाँ पर, क्योंकि कुछ बच्चे मंच पर थे, लेकिन बाकी जो ग्राउंड में था उसे हमारे दर्शकों के साथ शेयर कीजिएगा प्लीज। धन्यवाद संजीव जी। माहौल तो बहुत जबरदस्त था वहाँ। जो आने वाले विद्यार्थी थे, युवा थे, उनमें उत्साह था। उनको उनका कंसेप्ट क्लियर था कि वह किस बात के लिए यहाँ पे आ रहे हैं। वह कांग्रेस पार्टी से, राहुल गांधी से क्या अपेक्षा करते हैं, उनको किस तरह की निराशा हाथ लगी है सरकार से। विद्यार्थियों की संख्या बहुत थी ऐसे, और आप ये कह सकते हैं जिसको आप नई परिभाषा के अनुसार जैन अल्फा। मैं बीच में टोकूं क्षमा चाहते हुए आपको, बहुत मैं दर्शकों से भी क्षमा चाहूंगा कि आपने संख्या की बात की, मैं प्रतिक्रियाओं की बात करता मैं जोड़ देता हूं कि उत्तर प्रदेश के जो पूरे के पूरे नेतागण हैं, जो मौजूदा सरकार है, वहां से ये आ रहा है कि संख्या बल के मान से ये फेल हो गया, वो भीड़ नहीं जुटा पाए। केशव प्रसाद मौर्य जी का मैं बयान सुन रहा था, बाकी और करेक्ट करिएगा तो उसको भी आप समाहित कर दीजिएगा, ये बयान और क्या कंट्रास्ट, प्लीज। नहीं, आपने, मैं केशव प्रसाद मौर्य जी से पूछा जाना चाहिए कि अगर सरकारी तामझाम न हो तो भारतीय जनता पार्टी के किस नेता में ताकत है कि इतनी बड़ी भीड़ स्वतः ही इकट्ठा कर ले। अगर आपके पास सरकारी तामझाम नहीं है तो, सरकारी मशीनरी अगर आपने, कौन सा ऐसा कार्यक्रम भारतीय जनता पार्टी आज की तारीख में करती है जिसमें सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग नहीं होता, सरकारी संसाधनों का दुरुपयोग नहीं होता। राजनीतिक कार्यक्रमों को राजनीतिक दृष्टि से देखा जाना चाहिए। केशव प्रसाद जी मौर्य उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री हैं, एक राजनीतिक बयान उनका ये हो सकता है, लेकिन अगर वो कह रहे हैं कि लोग नहीं आए या अपेक्षाकृत भीड़ नहीं है, तो क्या चाहते थे?
उनको ये बताना चाहिए कि वो किस तरह की संख्या चाहते थे कि वहाँ विद्यार्थी आ जाए, माने लोग आते तो उसको सफल मानते। ये बेमानी है, इस तरह के बयान बेमानी है। उनको राजनीति एक विरोधी राजनीतिक दल के बयान के नेता के बयान के रूप में ही देखा जाना चाहिए। वह उनका बयान इस पूरे आयोजन का मूल्यांकन करते ही नहीं, दूर-दूर तक नहीं। मैं कई भारतीय जनता पार्टी के कई नेताओं के मैंने बयान पढ़े, तो वो एक कांग्रेस से विरोध की राजनीति करने वाले जो राजनीतिक दल है, उस पार्टी के नेताओं का यह बयान, जो स्वाभाविक सी बात है कि उसको स्वीकार नहीं करेंगे। तो उनको उनको आप किनारे कर दीजिए और उनके उनकी निगाह से आप या उनके बयान की निगाह से आप इस रैली का या इस आयोजन का मूल्यांकन मत कीजिए। इस आधार पे कीजिए कि 1,80,000 बच्चों ने अपना पंजीकरण कराया। पंजीकरण क्यों बच्चे पंजीकरण कराने गए? वो तो ठीक है, हमको नहीं मतलब है इनसे, इस आयोजन से हम क्यों पंजीकरण कराने जाएंगे? यानी किसी न किसी तरह का समर्थन तो उनको राहुल गांधी के इस आयोजन के प्रति है। और मैं ये मान लेता हूं कि 180 करोड़ का एक ही हिस्सा इस आयोजन में शामिल हुआ। ठीक है, स्वीकार कर लीजिए इसको, लेकिन इस सामान्य बात तो नहीं हुई ना। कोई लालच तो है नहीं, कोई कोई सत्तारूढ़ दल का आयोजन नहीं है, किसी ऐसे नेता का आयोजन नहीं है जिसके रैलियों में कार्यक्रम में कुछ मिलना मिलाना हो फिजिकली। फिर एक स्वतः स्फूर्त जो अब लोगों का आना हुआ, और वह भी जो लोग आए वह बाकायदे रिस्पॉन्सिव थे। वह ऐसा नहीं कि चुपचाप कुर्सी बैठे हुए सुन रहे हैं, उनके मन में कोई हलचल नहीं है। वो बाकायदे राहुल गांधी के वक्तव्यों के ऊपर प्रतिक्रिया दे रहे थे, रिस्पॉन्ड कर रहे थे उनको, जिनको आप कहते हैं। ये तो सामान्य बात नहीं है। और नेताओं को यह सीखना चाहिए कि एक युवा, अगर किसी कार्यक्रम में एक युवा मौजूद है तो वह 100 सामान्य नागरिक के बराबर है। युवा एक सक्रिय व्यक्ति है, एक सक्रिय इकाई है, जो विचारधारा के स्तर पर, माहौल बनाने के स्तर पर, अपनी बात सार्वजनिक रूप से कहने पर एकदम खुल के अपनी बात करता है। तो वो एक युवा की तुलना आप सामान्य जो व्यक्ति है, हमारी आपकी उम्र के 100 लोगों के बराबर है वो, और उत्साह था। और हम और आप तो जेन जी की बात कर रहे हैं संजीव जी, जिसको परिभाषा के अनुसार जेन अल्फा कहते हैं। उन बच्चों को मैंने देखा, उस उम्र के लड़कियों को मैंने देखा जो अकेले आई हुई थी। कुछ अपने अभिभावक के साथ भी नजर आई, लेकिन थी वहां वो, और पूरे उत्साह के साथ थी। सड़क के किनारे एक बच्ची से मैं मिला, मुझे लगता है कि विश्वविद्यालय की छात्रा रही होगी वो फोन से बात कर रही थी। तो मैंने रुक करके उससे पूछा कि मैं आपसे बात कर सकता हूँ क्या? कहाँ बताइए। हम क्या कि आप रैली में आए? कहा कि हाँ बिल्कुल आई हूँ। हम क्या आप अकेले? कहाँ बिल्कुल अकेले आए। अगर हम इस माइंडसेट से बाहर नहीं निकलेंगे तो अपनी लड़ाई कैसे लड़ेंगे? हमने कहा कि राहुल गांधी आप वो क्या देने वाले हैं? क्या राहुल गांधी हमको एक विजन दे रहे हैं, हमको एक आश्वासन दे रहे हैं, एक राजनेता के रूप, इस सरकार के खिलाफ एक विकल्प दे रहे हैं। हमें राहुल गांधी को सुनना है। एकदम माने उसके मन में किसी तरह का लाग लपेट नहीं है। तो इसमें और इसमें सर क्या और उम्रदराज लोग, कॉमन जो एक आम जन है, वो भी आपको कॉमन, मैं आपसे कह रहा हूं काम सबसे ज्यादा संख्या जो थी वो युवाओं की थी, छात्रों की थी। एक अच्छा खासा हिस्सा जेन अल्फा का था। अनुभवी उम्रदराज लोग भी थे, तो ऐसा नहीं था कि केवल वही थे, लेकिन उनकी संख्या उतनी नहीं थी जितना छात्रों की थी। और समूह में आ रहे थे वो, जाति धर्म क्षेत्र से ऊपर उठ करके लोग थे। आप याद कीजिए कि राहुल गांधी के ने जब कुछ युवाओं को बुलाया तो इसमें से एक लड़का, कोई कुणाल पांडे या कोई सम पांडे था, वो मतलब ब्राह्मण समुदाय का व्यक्ति है। हम ब्राह्मण समुदाय पूरी तरह से बीजेपी के साथ है। उस समूह का व्यक्ति निकल करके, युवा निकल करके, और बाकायदा सरकार के खिलाफ सरकार की आलोचना कर रहा है कि 2018 से वो शिक्षक भर्ती की तैयारी कर रहा है और आज तक उसको कोई मौका नहीं मिला। ये किसका बयान है? किस समूह का बयान है? जो जहां से लोगों के जाने का प्रवेश द्वार बनाया गया था, वहां पे मेटल डिटेक्टर वगैरह लगे हुए थे। वहां पे करीबन 50 ऐसे लोग थे जो जिनके हाथों में बाबा साहब अम्बेडकर की फोटो थी और भगवान बुद्ध की फोटो थी। वो राहुल गांधी के पक्ष में नारे लगा रहे थे, शिक्षा में परिवर्तन को लेकर के नारे लगा रहे थे। वो कौन लोग हैं? किस समुदाय के लोग हैं?
आप एक आसपास के जिले के कई लोगों को मैंने देखा जो आए हुए थे, उनकी गाड़ियों के नंबर से मुझे वो लग रहा था कि सुनील, ये तो चीजें होगी पड़ोसी जिलों आने, के ये लोग। तो सब आने की, और आप बता रहे हैं शरारत जो होती है, शरारत या जो हर्डल्स पैदा करना सरकार की ओर से जो कुछ हुआ हो, क्योंकि नेशनल मीडिया और जो खासकर गोदी मीडिया वो तो रिपोर्ट करता नहीं और चैनल्स रिपोर्ट करते नहीं, तो उस पर्टिकुलर जो उस पर आपने क्या क्या देखा कि वहां सरकार स्तर पर, क्योंकि पहले रोकने की कोशिश हुई, फिर आपने फिर अनुमति दी, आपने देखा कि बहुत बहुत जबरदस्त एक आक्रोश है, गुस्सा है, तो अगर रोका तो विस्फोट हो जाएगा, तो फिर उस पोर्शन पे यही कुछ स्थिति वही सवाल यही ये जो जो आयोजन स्थल के आवंटन को रद्द किया गया और फिर दोबारा उसको बहाल किया गया, उसके पीछे केवल और केवल जन दबाव है। कांग्रेस उस आवंटन को रद्द करने के बाद कांग्रेस ने घोषणा कर दी कि हमारा आयोजन वहीं होगा, राहुल गांधी वहीं जाएंगे, वहीं बोलेंगे। आप कल्पना करके आप शहर जाएंगे कि अगर इतनी संख्या में विद्यार्थी यूं ही चला आता वहां, तो क्या स्थिति बनती शहर की। तो जो लड़का निकला सड़क से चल करके आया और मैदान के भीतर चला गया। अगर वह लड़का वह जमात सड़क पे खड़ी रहती और राहुल गांधी किसी कुर्सी पे या मेज पे खड़े होकर के वहां भाषण करते, तो क्या स्थिति बनती वहां। वो जन दबाव की स्थिति थी, आप बच्चों को रोक नहीं सकते। आप ये जो लोग भी आवंटन उस आयोजन स्थल की आवंटन की अनुपलब्धता की बात कर रहे थे, उनको मैं राजनीतिक रूप से बहुत अपरिपक्व व्यक्ति मानता हूँ। राजनीतिक गतिविधियों को आप इस तरह से रोक नहीं सकते। अपने लेकिन राजनीतिक प्रतिद्वंदी को सरकार की ओर से, पुलिस की ओर से, प्रशासन की ओर से जो होती हैं वो कोशिशों की कुछ सूचनाएं आ रही थी, मिली आपको? नहीं कहीं मतलब ये नहीं मुझे कोई खबर मिली कि आने वालों को कहीं रोका गया। सर लोग आ रहे सर थे, आराम से आ रहे थे, पुलिस की व्यवस्था की गई थी, सुरक्षा व्यवस्था, लेकिन पुलिस कहीं अवरोध नहीं पैदा कर रही थी। इसकी वजह भी थी ना कि अगर आप इनको रोकने का प्रयास करते तो उसका काउंटर बैकलैश हो जाता हो, आपको उसका प्रतिकार झेलना पड़ता है। ये ऐसे ये एक एक अपना असंतोष, अपनी नाराजगी व्यक्त करने वाला एक समूह था। यह समूह ऐसा नहीं था कि जो कहीं प्रवचन सुनने जा रहा है। ये ऐसा समूह नहीं था जो किसी धार्मिक आयोजन में भाग लेने जा रहा है, चाहे किसी सामाजिक आयोजन में भाग लेने जा रहा है। एक ऐसा समूह जो सरकार से असंतुष्ट है, वह सरकार से एक बेहतर गतिविधि की या बेहतर निर्णय की अपेक्षा कर रहा है और विपक्ष के नेता के आह्वान पर उसका समर्थन कर रहा है। ऐसे समूह को अगर आप रोकने का प्रयास करेंगे तो उसकी प्रतिक्रिया बहुत गंभीर होगी, जो आपको दिखाई पड़ा जंतर मंतर में। जंतर मंतर पर छात्रों ने 1 महीने से ज्यादा समय तक आंदोलन किया। इलाहाबाद शहर में छात्रों ने कई दिनों तक आंदोलन किया। उसी दौरान सड़क पे थे, वो जी लगातार आंदोलन कर रहे थे, अपने सरकार के खिलाफ नारे लगा रहे थे, अपने पक्ष अपने मांगों को लेकर के नारे लगा रहे थे। कोई रोक पाया क्या उनको? छात्रों को, युवाओं को आप रोक नहीं सकते हैं। और जिस पैमाने पर यह सरकार समाज को एक होने से अलग अलग करने की कोशिश करती रही, उस सभी को नकार दिया है। इन युवाओं को हिंदुत्व से कोई मतलब नहीं। हिंदुत्व के नाम पर आप माइनॉरिटी के खिलाफ कोई असंतोष पैदा करना चाहते हैं, ये युवा उसको स्वीकार करने के लिए नहीं तैयार है। उसको आप एक फर्जी राष्ट्रवाद के नाम पर आप सरकार की आलोचना से नहीं रोक सकते। ठीक ठीक, मैं आपसे एक ही बार में 3 सवाल करता हूँ, तीनों का अलग अलग उसको अपना वो दीजिएगा। आपने निश्चित तौर पर वहाँ बच्चों से बात की होगी। जो देश की हुकूमत है, मोदी और शाह हैं, सरकार है केंद्र की, तो जो माफ़ी मांगने की बात हुई, उन्होंने तो मोदी जी खुद माफ़ करें कि बच्चों को माफ़ किया, जबकि मांग ये की जरिए आप माफ़ी मांगे जो कुछ हुआ। फिर जो जंतर मंतर की आपने बात कही, वहाँ का आज तक नहीं हुआ कि वो जो बर्बरता, तो उस पोर्शन पे आपने टटोला हो शायद बच्चों को, तो वो क्या प्रतिक्रिया थी सरकार को लेकर, मोदी शाह को, खासकर प्रधानमंत्री को लेकर? एक और भी योगी सरकार जो है, जहाँ चुनाव भी है सर, तो उस पोर्शन पे क्या आपने टटोल कर पाया? 2 और तीसरा, इसको अगर हम पूरा संदर्भ देखें कि जो आने वाले 7 जो विधानसभा के अगले साल चुनाव हैं उत्तर प्रदेश सहित, तो इन तीनों पोर्शन पे एक टुकड़े टुकड़े में आप तीनों को अलॉट की, किस तरह की उनमें वो भावनाएं निकल कर आई? देखिए, छात्रों का जो असंतोष है वह ऐकिक नियम से विपक्ष पक्ष में चला जाएगा चुनावी राजनीति में, या कहना जल्दबाजी है। इस असंतोष को चुनावी परिणाम में बदलने के लिए राजनीतिक दलों को प्रयास करने पड़ेंगे। किसके साथ जाएगा मैं बिल्कुल नहीं कर रहा हूं, लेकिन इस सरकार को लेकर केंद्र जाएगा। मैंने कहा ना कि सरकार के खिलाफ जाएगा, लेकिन इस सरकार के खिलाफ एक निर्णायक स्थिति बने, इसके लिए विपक्षी राजनीतिक दलों को बाकायदे प्रयास करने पड़ेंगे।
जो काम राहुल गांधी कर रहे हैं, लोगों के बीच में जा रहे हैं, वैकल्पिक बात कर रहे हैं, उनसे संवाद कायम कर रहे हैं, या अन्य राजनीतिक दलों को भी करना पड़ेगा। निश्चित रूप से सरकार से यह जो आज का जो समूह है और जिस बिना पर इतना पूरा का पूरा आंदोलन खड़ा हुआ, वह सरकार के प्रति असंतोष का परिणाम। और यह असंतोष एक दिन का नहीं है, पिछले कई सालों से बनता चला जा रहा है, जिसका आज प्रकटीकरण हुआ है और यह भी बना रहेगा। क्यों कि सरकार भी उस मुद्दे पे बात नहीं कर रही है। आप उदाहरण के तौर पर प्रधानमंत्री जी का कल भाषण सुन लीजिए, जो उन्होंने IIT दिल्ली में दिया। वो क्या कह रहे हैं? आपके मन में क्या चल रहा है इसकी जानकारी उनको नहीं है, क्योंकि वो बाबा बागेश्वर नहीं है। ये प्रधानमंत्री का वक्तव्य हो सकता है? बाबा बागेश्वर क्या किसी वैज्ञानिक सोच के व्यक्ति हैं? आप उनको इंडोर्स कर रहे हैं वहां, और देश के युवाओं के मन में क्या चल रहा है इसकी जानकारी आपको नहीं हो पा रही है। किस तरह का कनेक्ट है आपको? एक और चीज टोक दूं, मैंने जब वो IIT इसी इसमें गए थे पिछले कार्यक्रम में, वो जो वर्चुअली जुड़े थे, तब मैंने देखा था, तब कितना उत्साह वहां था। और कल मैंने देखा पूरा वो उनका भाषण सुना, पूरा वहां ना उत्साह था, ना उस तरह की तालियां थी, बहुत बहुत होपलेस, एकदम लगा कि बहुत नीरसता है, कोई दिशाहीनता ये लगा मैंने। अब करिएगा प्लीज। तो सोचिए आपने क्यों है ये? क्योंकि आप जो बच्चों की भावनाएं हैं उनको नहीं समझ रहे हैं। आप अगर IITian विद्यार्थियों के बीच में बाबा बागेश्वर की बात करेंगे आप, तो आप बच्चों से कनेक्ट नहीं है, साफ साफ नजर आ रहा है। IITian विद्यार्थी बाबा बागेश्वर के प्रति उससे कोई आस्था नहीं है। वह वैज्ञानिक तरीके से सोचता है, और आपको वैज्ञानिक तरीके से सोचने का आह्वान भी करना चाहिए कि समाज में तार्किक। अगर आप इन बच्चों से यह कह रहे हैं कि आप केवल समस्या बताइए मत, उसका समाधान ही बताइए, और दूसरी तरफ आप बाबा बागेश्वर को बता रहे हैं कि उनको आप इंडोर्स कर रहे हैं, दोनों बातें कंट्राडिक्टरी हैं। सरकार से जोड़िए ना, उत्तर प्रदेश से जोड़ के बताइए ना, उत्तर प्रदेश के संदर्भ में मैं यही कर। दूसरी चीज कि एक तरफ पे बच्चे हैं जो अपनी शिक्षा में बदलाव की बात कर रहे हैं, और उत्तर प्रदेश की सरकार कांवड़ियों पर पुष्प वर्षा कर रही है। प्राथमिकताओं में फर्क है। मैं निजी तौर पे मानता हूं कि उस किसी भी सरकार के प्रति जन समर्थन नहीं हो सकता जो शिक्षा और स्वास्थ्य जैसे बुनियादी मुद्दे का अवहेलना करे। उत्तर प्रदेश की स्थिति क्या हो गई है? हजारों की संख्या में प्राथमिक विद्यालय बंद कर दिए गए, हजारों की संख्या में निजी क्षेत्र के इंजीनियरिंग कॉलेज और प्रबंधन की पढ़ाई करने वाले विद्यालय बंद हो गए। क्यों बंद हो गए? पब्लिक सेक्टर में जो सार्वजनिक क्षेत्र के स्कूल कॉलेजेस होते हैं उनकी संख्या बढ़ नहीं रही है। इलाहाबाद विश्वविद्यालय का विद्यार्थी इस बात के लिए नाराज है कि यहाँ पे जो छात्रों की संख्या थी, निर्धारित संख्या, वो घटा दी गई। एक बच्चे ने यूपी के एक बच्चे ने गिनाया कि योगी के आने कितने % हुए, मंच से ही पूरा कौन सा यही मैं कहने जा रहा हूँ कि जितने में हमने अपनी पूरी पढ़ाई कर ली विश्वविद्यालय की, उससे ज्यादा पैसा इन विद्यार्थियों को 1 साल के लिए पढ़ाई के लिए देना पड़ रहा है। क्यों है? छात्रावासों की स्थिति कितनी विकट है, क्या रख रखाव बनाए रखा है आपने? आज 21वीं सदी में हम और आप बात कर रहे हैं, उसमें अगर ये विद्यार्थी कह रहा है कि 24 घंटे पुस्तकालय खुले होने चाहिए, आप इसका इंतजाम नहीं कर पा रहे हैं। ये शिक्षा के प्रति आपका क्या नजरिया है? निजी क्षेत्र के हाथों पे आप शिक्षा को सौंपते चले जा रहे हैं। ये किसी लोक कल्याणकारी राज्य में नहीं होता। चिकित्सा की स्थिति क्या है? मुझे अच्छे से याद है कि अपने विद्यार्थी जीवन में और अपने युवा अवस्था में मैं किसी निजी चिकित्सक के यहाँ नहीं गया हूँ। किसी ईश्वर कृपा से मैं बहुत बीमार भी नहीं पड़ा, भगवान कृपा मेरे ऊपर कृपा रही, लेकिन जो थोड़ी बहुत बीमारियां हुई भी तो मुझे किसी निजी चिकित्सक के पास मैं नहीं गया हूँ। मैं अपने गांव में था तो अपने जिले में था तो प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र या जिला अस्पताल। इलाहाबाद विश्वविद्यालय के जब मैं विद्यार्थी हुआ, कोई आवश्यकता पड़ी तो मेडिकल करें। अपने रिश्तेदारों, नातेदारों, अर्चितों, परिचितों, दोस्तों सबको लेकर के मेडिकल कॉलेज गए, और वहाँ मुझे तसल्ली बख्श सुविधाएं मिली। निश्चित रूप से जनसंख्या का दबाव बढ़ा है, बीमार लोगों की संख्या बढ़ी है, लेकिन उतनी सुविधाएं बढ़ाई है आपने। आपके पास संसाधन भी तो बढ़े हैं, बिल्कुल, आपका राजस्व भी तो बढ़ा है। बिल्कुल। आप दुनिया में तीसरे चौथे नंबर की अर्थव्यवस्था बनने का दावा करते हैं, तो किस बात के लिए? बिल्कुल। मैं सुन ये तो है। मैं देखिए, जो कल जो प्रोग्राम रहा प्रयागराज,
3D की बात हुई राहुल गांधी की ओर से, जो उन्होंने हिंदी में उसको हम तर्जुमा करें दर्द, दौलत और डेटा, ये संदेश कितना क्लिक करता देखा आप? बहुत जबरदस्त, बहुत जबरदस्त। जो उन्होंने दौलत की बात की, वो लड़कों को बहुत अपील की कि आखिर पैसा और क्यों क्यों झेल रहे हैं ना, उनकी उनके उनके विश्वविद्यालय की या उनके शिक्षण संस्थाओं में जो बढ़ती हुई फीस है वो क्यों है? आखिर सरकार जो अपने राजस्व का पैसा शिक्षण संस्थाओं पे खर्च क्यों नहीं कर रही है? और दूसरी तरफ ये जो दौलतमंद लोग हैं, खासतौर ये जो सरकार के संरक्षण में इनकी दौलत लगातार बढ़ती चली जा रही है। तो यह बात बच्चों के मन में अपील की और ये है उनके दिमाग में। इसको केवल राहुल गांधी ने और तेजी के साथ सामने रख दिया। डेटा की बात उन्होंने यही की कि भाई डेटा तो क्रिएट करता है आज का विद्यार्थी, आज का युवा। लाभ किसको मिल रहा है? इन बहुराष्ट्रीय कंपनियों को। इनको कुछ नहीं मिल रहा है। इनको रील बनाने और मैसेज भेजने के ऊपर टिका दिया गया कि आप उसी में मगन रहिए। कर तो आप यही रहे हैं। आपने कौशल विकास मंत्रालय तो बना दिया, कौशल विकास के लिए कर क्या रहे हैं? जमीनी स्तर पर कितने इस तरह के प्रशिक्षण संस्थान सामने आ गए, जिसको आप माने हर चीज का निजीकरण, हर चीज का निजीकरण, हर चीज का निजीकरण कैसे चलेगा? ठीक बात, ठीक बात, ठीक बात। अगर पैसा देकर के ही सब कुछ विद्यार्थियों को मिलना है तो फिर सरकार की जिम्मेदारी क्या बनती है? एग्जैक्टली। और क्या इतना खर्च वहन करने की क्षमता एक आम विद्यार्थी के पास है? बिल्कुल 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 बिल्कुल, आपने मोहन बड़े भागवत की बात सवाल है। बिल्कुल, बड़े सवाल, बड़े सवाल। मैं सर ये देखिए 2-3 चीजें हुई कि धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफे के बाद पहली बार कल भुवनेश्वर में बोले कि वो जो उनकी लाइन है कि जैन जी को गुमराह किया जा रहा है, ये तो छोड़िए, इसको आप बहुत जरूरत नहीं है। अंतिम मेरा होगा, छोटी सी आप टिप्पणी कीजिएगा। जो किरण रिजिजू क्या कह रहे हैं कि राहुल गांधी को नहीं जाना चाहिए था प्रयागराज, जाना चाहिए था रांची। उनके खुद के लोग नहीं आ रहे हैं, वो नहीं जवाब दे रहे हैं, वो नहीं कहते कि भाई आइए गृह मंत्री जी बताइए जो विपक्ष मांग रहा है। तो ये जो चीज़ें इस पे, और साथ में हम ये माने कि ये जो है बहुत, जो मैंने सुनामी से जहाँ शुरू किया था, ये सुनामी उड़ाने की स्थिति में आ रही, भले ना किसी के साथ जाए ना है, लेकिन ये जो मौजूदा हुकूमत है, चाहे वो सेंट्रल में हो, आज की जो तारीख दिखती हो, चाहे वो अभी जो आ रहे हैं चुनाव, मैंने जहाँ से शुरू किया था कि उत्तर प्रदेश भी है, उत्तराखंड भी है, गोवा भी है, हिमाचल भी है, मणिपुर भी है, जो 7 विधानसभा हैं, तो ये अगर नहीं संभले तो उड़ा देगी, ऐसा हम यहाँ पर समाप्त कर सकते हैं। पहली बात जो धर्मेंद्र प्रधान की आपने कही, जो विद्यार्थी शिक्षा में आमूलचूल परिवर्तन की बात कर रहा है वो गुमराह है। गुमराह व्यक्ति इस तरह की बात करता है। जिस युवाओं के मांग पर, आंदोलन पर देश के शिक्षा मंत्री को इस्तीफा देना पड़ा, वो गुमराह लोग हैं। गुमराह लोगों की मांग पर आप इस तरह का निर्णय लेते हैं, तो फिर तो आपको अपने बारे में सोचना पड़ेगा। आप कितने गुमराह हैं? क्या मैंने कौन सा तर्क है ये? बेतुका। किरण रिजिजू साहब कह रहे हैं कि राहुल गांधी को प्रयागराज नहीं जाना चाहिए था, रांची जाना चाहिए था। किरण रिजिजू साहब कहते हैं कि विपक्ष इस बात को डिक्टेट नहीं कर सकता कौन मंत्री आएगा कौन मंत्री नहीं आएगा। तो अगर विपक्ष अपने सरकार के मंत्रियों के सदन में उपस्थित होने की बात नहीं कर सकता, तो किरण रिजिजू किस हैसियत से कह रहे हैं कि राहुल गांधी को कहाँ जाना चाहिए, कहाँ नहीं जाना चाहिए? दूसरी चीज, मणिपुर जलता रहे, हम मणिपुर नहीं जाएंगे, मणिपुर जलता रहे, मणिपुर। दूसरी चीज, जो रांची है, झारखंड में कांग्रेस की सरकार है, मिली जुली सरकार है, माने यूपीए की सरकार है जी, झारखंड मुक्ति मोर्चा की सरकार है, जिसमें कांग्रेस भी भागीदार है। यस। वहां भारतीय जनता पार्टी विपक्ष में है, आंदोलन में विद्यार्थी कर रहा है, तो उन विद्यार्थियों का मनोबल बढ़ाने के लिए बीजेपी क्यों नहीं जा रही है? उस सरकार के खिलाफ आंदोलन चल रहा है ना। यस यस यस। जो सरकार के खिलाफ आंदोलन चल रहा है, तो उस सरकार के खिलाफ जो विपक्षी पार्टी है उसको उन विद्यार्थियों का समर्थन करना चाहिए जी। तो रिजिजू साहब वहां क्यों नहीं जा रहे हैं? उनकी पार्टी वहां क्यों नहीं जा रही है? राइट राइट। गोया कि जो बच्चों की मांग है उस मांग से आप असहमत हैं, आप सरकार के साथ खड़े हैं। चौथी बात, राहुल गांधी ने या कांग्रेस ने झारखंड के आंदोलन का समर्थन किया और उन्होंने कहा है कि जो सरकार से उनकी मांगे हैं, जो आंदोलन है, सरकार छात्रों के आंदोलन का समर्थन किया जाना चाहिए और उनके जाने की, उन्होंने अपने जानने का की घोषणा किया हुआ।
राहुल गांधी जाएंगे या नहीं जाएंगे ये सवाल नहीं है। सवाल यह है कि अगर झारखंड में एक आंदोलन चल रहा है, छात्रों का आंदोलन है, तो आप उस आंदोलन के समर्थन में आप हैं कि नहीं, ये पहले अपने बारे में बताइए आप। ये जो एक भारतीय जनता पार्टी के नेता लोग जो नैरेटिव बनाने की कोशिश करते हैं ना, लोग उसको स्वीकार नहीं कर रहे हैं। नहीं कर रहा। बिहार से चल करके एक विद्यार्थी आया था कल, जो राहुल गांधी के सभा में भाषण दे रहा था, जिसको राहुल गांधी ने बोलने का मौका दिया। क्या बात है उसने कही? एक छात्रा आई थी जो पिछड़ा वर्ग की थी, उसने क्या बातें कही, लोगों ने सुना नहीं? क्या ये भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को सुना नहीं पड़ता कि किस तरह की बातें विद्यार्थी कर रहे हैं? वो कांग्रेस का कार्यकर्ता नहीं है। समाप्त करिएगा, 25 मिनट हो रहा है, करिए। तो स्थिति यह है कि आपको लोगों की बातों को समझना पड़ेगा, उनकी भावनाओं को समझना पड़ेगा। आप अपनी बातें थोप नहीं सकते। और अगर आपने इन युवाओं की बातों को समझने में गलती की, जो आपसे लगातार हो भी रही है, तो इसकी राजनीतिक कीमत आपको चुकानी पड़ेगी। जो बांकीपुर में और दतिया में आप एक बार अभी चुका चुके, और ये सिलसिला शुरू होगा, क्योंकि अभी भी आप कोर्स करेक्शन करने की स्थिति में नहीं दिखाई पड़ रहा है। राइट सर। बहुत शुक्रिया सुरेंद्र। ये है पूरा जो आपने इसका निचोड़ यही कि कोर्स करेक्शन नहीं कर रहे हैं और वो जो सिलसिला है वो जारी रहे। आभार सर, धन्यवाद आपका पूरी तस्वीर वहां की रखने के लिए, बच्चों के आभार। तो दोस्तों, आप सुन रहे थे सुनील शुक्ल जी, प्रयागराज, वो जो आपको नहीं मिला एक आंखों देखा हाल, वो पूरा आपने सुन लिया। किस कदर एक गुस्सा भी है, और गुस्से के साथ साथ क्या तैयारी है उस जैन जी, और फिर कहा सर ने कि जैन अल्फा, कल्पना करिए कि मैंने जहाँ से शुरू किया था, पुनः कहूँगा, सुनामी, तूफान उड़ा देगा। करिएगा टिप्पणी, दीजिएगा राय हमारे इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में जाकर, और अच्छी लगी हो हमारी ये चर्चा तो चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ज्वाइन करना दबाइए तो हमारी हौसला अफजाई होगी। प्यार और उससे बढ़ाइए, देखते रहिए 4 PM न्यूज़ नेटवर्क। धन्यवाद, नमस्कार।